ओके गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल साइंस के बारे में। तो बेसिक्स, एकदम बेसिक्स जानेंगे और मटेरियल में गेट के पर्सपेक्टिव से क्या ज़रूरी है वो टॉपिक हम आज थोड़ा स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मटेरियल साइंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है मटेरियल साइंस में कि कोई भी एप्लीकेशन के लिए मुझे मटेरियल चूज़ करना है। ओके, तो मैं मटेरियल किस बेसिस पर चूज़ करूं, कौन कौन से पैरामीटर्स मुझे देखने चाहिए कि वो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे मटेरियल चूज़ करना है। ओके, सो इन दैट केस लेट्स राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज। ओके, सबसे पहले आएगा प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत सारी आ सकती है, जैसे कि थर्मल प्रॉपर्टी आ सकती है, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, उसकी स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, रेजिलियंस, एवरीथिंग। ओके, फिर आ सकती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती है। ओके, एंड रेडिएटिव प्रॉपर्टी भी आ सकती है। ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरी कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी। ठीक है, मटेरियल सेफ है कि नहीं। ओके, देन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, कि भाई मुझे कैसा परफॉर्मेंस चाहिए, वो मटेरियल से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कौन सी एप्लीकेशन के लिए। ओके, फिर आ सकता है रेजिलियंस। ओके, नॉट रेजिलियंस, सॉरी, रिलायबिलिटी। रेजिलियंस इज अ प्रॉपर्टी इटसेल्फ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, बट रिलायबिलिटी कि मैं जहाँ पर वो मटेरियल को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, वो एप्लीकेशन के लिए वो मटेरियल रिलायबल है कि नहीं। ओके, रिलायबल है कि नहीं वो पता चलेगा मुझे रिलायबिलिटी से मटेरियल की। ओके, फिर ऑब्वियसली आ सकता है अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ओके, अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर जनरली एज एन इंजीनियर हम भूल जाते हैं इकोनॉमिक फैक्टर को, लेकिन कोई भी जगह पर आप जाओगे तो इकोनॉमिक फैक्टर सबसे पहला आता है, कोई भी कंपनी में कहीं पर भी। ठीक है, कि पैसा कितना लग रहा है। ओके, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर से मैं मटेरियल को चूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो दैट वाज बेसिक्स ऑफ मटेरियल। ओके, हाउ कैन वी चूज द मटेरियल। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कम टू मेन पॉइंट, द क्रिस्टलोग्राफी। ओके, सो क्रिस्टलोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिट सेल। अगर आप लोग पढ़े हो तो आपको पता होगा। ओके, सो गेट के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिस्टलोग्राफी में कि यूनिट सेल को समझना। ओके, तो यूनिट सेल की अगर मैं डेफिनेशन वाइज अगर बात करें हम, ओके, सो यूनिट सेल की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स पजेसिंग द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा क्यूब है, लेट्स से आई हैव अ क्यूब, सिंपलेस्ट एग्जांपल। ओके, वो क्यूब में अगर मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, इन दैट क्यूब आई हैव द मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, कि भाई एक कॉर्नर पे यहाँ पर है और एक कॉर्नर पे यहाँ पर है, सेम सेंटर यहाँ पर है, तो मेरा मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा इस तरह से, और यहाँ से टच करके इस ऐसे जा रहा है। ओके गाइस, तो ये 4 जगह पर सेंटर है इन चारों मॉलिक्यूल्स का। ओके, सो इस तरह से ये 4 और पीछे के 4 कॉर्नर पर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और ये जो क्यूब है इसको मैं यूनिट सेल बोलूँगा। ओके, अब जैसे मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से चारों तरफ से मैं इसको कट करता हूँ, तो मॉलिक्यूल का 1/8 पोर्शन मेरे यूनिट सेल के अंदर रहेगा। यूनिट सेल इज़ नथिंग बट दिस क्यूब। ओके, और वो यूनिट सेल को मैं अगर रिपीट करता हूँ, ओके, साइड बाय साइड रख के रिपीट करता हूँ तीनों डायमेंशन में, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में,
देन आई विल गेट कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो यूनिट सेल को रिपीट कर से मुझे जो मिलता है उसको स्पेसलेटाइज बोलते हैं या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, बोथ आर इक्विवेलेंट। अब मैंने जैसे यहाँ पर बात की, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है वो किसी को पता है कि ये कौन सा डायग्राम है, कौन से स्ट्रक्चर के लिए? दिस इज फॉर नथिंग बट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इस तरह से मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टच में होते हैं। ओके, आप डायरेक्टली देख सकते हो। अब मैं इसकी बात करूं तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं, पहले तो वो देखते हैं। ओके, सो 1 2 3 4 और इसी तरह से पीछे मैंने जैसे बताया 1 2 3 एंड 4। सो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विल बी इक्वल्स टू कितना हुआ? 8 हुए, 1 2 3 4 एंड पीछे के 1 2 3 4। ओके, अब बात करता हूं मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ molecules. What is effective number of molecules in the unit cell? चलो, in unit cell. So ये क्यूब जो है that is my unit cell, ठीक है, उसको रिपीट करूंगा तो मुझे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, तो विद इन दैट क्यूब ये 8 मोलिक्यूल्स जो है उनका कितना पोर्शन आता है? 1/8 आएगा। ठीक है, एक मोलिक्यूल जो है वो दूसरे 8 क्यूब के साथ एक साथ शेयर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो एक मोलिक्यूल 8 क्यूब के साथ शेयर हुआ है तो कोई एक मोलिक्यूल का 1/8 पोर्शन आएगा विद इन 1 क्यूब। ओके, सो अब 8 इंटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 8। सो टोटल मेरे पास इफेक्टिव मोलिक्यूल कितने हुए? 1। बेसिकली 8 मोलिक्यूल का 1/8 पोर्शन, सो टोटल 1/8 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 1। सो इफेक्टिव मेरे पास एक यूनिट सेल में एक मोलिक्यूल है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट थिंग इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। नाउ व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको ए बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट इज आर? ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द मोलिक्यूल, नथिंग बट दिस। ओके, यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि दीज आर एंड दिस आर बिकम्स ए, सो डायरेक्टली ए इक्वल्स टू 2r। ओके, डायरेक्टली दिख रहा है मुझे। ओके, अब बात करता हूं मैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की। यहां पर आ जाओ, यहां पर लिखता हूं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विद इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। ओके, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं मैंने बताया, 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू 4/3 πr क्यूब। 4/3 πr क्यूब क्यों? क्योंकि ये मोलिक्यूल स्फीयर है और उनका वॉल्यूम होगा 4/3 πr क्यूब और वो 1 है, इफेक्टिवली 1 है। डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, उसका कितना वॉल्यूम? ए क्यूब, साइड इज ए, सो ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस होल यूनिट सेल। अब मुझे पता है कि ए इक्वल्स टू 2r, देन आई विल पुट दिस, सिंपली पुट दिस 2r क्यूब। ओके, तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा π/6। ओके, दिस इज नथिंग बट π/6 एंड विच विल बी इक्वल्स टू 0.5236। ओके, अगर परसेंटेज में लिखूँ तो 52.36% इज माई EPF, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 52% है। ठीक है, ऑलमोस्ट 52%। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी स्पेस जो है, ओके, ये यूनिट सेल में 52% जो है वो फिल की गई मोलिक्यूल से फिल हुई स्पेस है और एम्प्टी स्पेस जो है वो है बाकी की 48%। मैं लिख लेता हूँ, ओके।
और एक लास्ट में जो चीज़ बाकी रही वो मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि कोई एक मोलेक्यूल में, पूरे स्ट्रक्चर में से कोई एक मोलेक्यूल ले लेता हूँ, ओके, तो वो मोलेक्यूल के नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, नियरेस्ट नेबर कितने हैं। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो 6 मेंबर होंगे नियरेस्ट मेंबर, ओके। कोई एक मोलेक्यूल तो मैं पकड़ लेता हूँ, तो 1 हियर 1 हियर, 1 2 3 4 और थर्ड डायरेक्शन में 5 एंड बोर्ड के बाहर 6। समझ में आ गया। सो इस तरह से 6 मोलेक्यूल नियरेस्ट नेबर होते हैं कोई भी एक मोलेक्यूल के, ओके। इसी तरह से बनता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर।